नमस्कार दोस्तों, भारतीय इतिहास के एक नए वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आर्य कौन थे और आर्य आए कहाँ से थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस बात को जानेंगे कि ऋग्वेदिक आर्यों का भौगोलिक ज्ञान कितना था और ऋग्वेद के समय में राजनीतिक संरचना कैसी थी, है ना। अब इन सारी चीज़ों पर जो हम चर्चा करेंगे तो इस अध्ययन का जो स्रोत है वो क्या है, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के आधार पर ही आज हम जो पढ़ेंगे उस इतिहास का लेखन इतिहासकारों के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो मैंने पहले ही बता दिया कि आज हम जो भी चर्चा करेंगे भूगोलिक ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे या उस समय राजनीतिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे, उसके जानकारी का स्रोत को क्या होगा, ऋग्वेद होगा। और जो ऋग्वेद का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक का है, 1500 से 1000 BC का जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड को क्या कहेंगे, हम ऋग्वेदिक काल कहेंगे। और ऋग्वेदिक काल को जानने और समझने का सबसे जो प्रमुख स्रोत है वो ऋग्वेद है। ठीक है, अब जो ऋग्वेद में वर्णन किया गया अफगानिस्तान की 4 नदियों का, इस आधार पर हम ये निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि आर्यों को अफगानिस्तान के बारे में अच्छे से ज्ञान था। तो कौन सी नदी का वर्णन किया है, कुभा, है ना, जिसे वर्तमान में हम काबुल नदी के नाम से जानते हैं। उसी तरह से कुरमू, मतलब वर्तमान जिसे हम कुर्रम के नाम से जानते हैं। गोमती, जिसे वर्तमान में हम गोमल के नाम से जानते हैं। सुवास्तु, जिसे वर्तमान में हम स्वात नदी के नाम से जानते हैं। ठीक, तो इस नदियों की जानकारी से ये बात पुष्ट होता है कि आर्यों को अफगानिस्तान के विषय में अच्छे से ज्ञान था। इसके अलावा सिंधु की सहायक नदियों के बारे में भी वर्णन मिलता है, किसमें, ऋग्वेद में। इस आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आर्यों को सिंधु नदी का भी ज्ञान था और साथ में ये नदियाँ बहती की जिस क्षेत्र विशेष से बहती थी उसके बारे में भी ज्ञान था। इसीलिए ऋग्वेदिक काल में जिस समय में आर्य भारत में आके बसे उसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है, मतलब ऐसा प्रदेश जहाँ पर 7 नदियाँ बहती थी। ठीक है, तो देखिएगा सतुद्री, जिसे वर्तमान में हम सतलज नदी के नाम से जानते हैं, ये पंजाब में बहती है। परुष्णी, रावी, है ना, अश्कनी, जिसे वर्तमान में चिनाब के नाम से जानते हैं। वितस्ता, जिसे वर्तमान में झेलम के नाम से जानते हैं। विपाशा, जिसे वर्तमान में व्यास नदी के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में किनको ज्ञान था, आर्यों को ज्ञान था, ऋग्वेदिक काल के आर्यों को ज्ञान था। उसी तरह से इनको गंगा का बहुत कम ज्ञान था, इसका वर्णन ऋग्वेद में केवल एक बार ही आता है। उसी तरह यमुना के विषय में ऋग्वेद में वर्णन केवल 3 बार मिलता है। इस आधार पर हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आर्यों का जो पूर्वी विस्तार था वो गंगा यमुना दोआब तक अभी तक नहीं हो पाया था। इनकी जो पूर्वी सीमा थी वो यमुना नदी तक ही क्या थी, सीमित थी। मतलब ये अभी किस क्षेत्र विशेष के बारे में जानते हैं, इस क्षेत्र विशेष के बारे में जानते हैं। और इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया, सप्त सैंधव प्रदेश नाम दिया गया। ठीक, अब गंगा यमुना दोआब के बारे में जब कम जानेंगे यार, जब वो उत्तर वैदिक काल में पहुंच जाएंगे जिसका वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, तब इनका जो ज्ञान है वो गंगा यमुना दोआब और उससे आगे की ओर बढ़ेगा। लेकिन अभी जो ऋग्वेदिक काल के जो आर्य हैं उनका जो भौगोलिक ज्ञान है वो कहाँ तक सीमित है, सप्त सैंधव प्रदेश, मतलब जहाँ पर 7 नदियाँ बहती है और 7 नदियाँ कौन, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, वहाँ तक इसका ज्ञान क्या है, सीमित है। इसके अलावा 9वें मंडल में वर्णन मिलता है सोमरस का। तो इन लोग सोमरस कहाँ से प्राप्त करते थे, मुंजवत पर्वत से प्राप्त करते थे। तो मुंजवत पर्वत की वर्तमान में ऐसा माना जाता है कि हिमालय ही है। तो इस तरह से आर्यों को पश्चिमी हिमालय का भी अच्छे से ज्ञान था, जहाँ से वो क्या प्राप्त करते थे, सोमरस प्राप्त करते थे। और इनके लिए जो सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, सरस्वती थी। इनके लिए सबसे पवित्र नदी कौन थी, सरस्वती थी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब आर्यों की राजनीतिक संरचना को हम समझ लेते हैं कि आर्यों की राजनीतिक संरचना क्या थी। तो आर्यों की राजनीतिक संरचना को समझने से पहले हम इस बात को जान लें कि आर्य बहुत ज़्यादा विकसित अवस्था में नहीं है ना। अभी वो पशुचारक हैं, मतलब पशुओं के द्वारा अपनी आजीविका का अर्जन करते हैं। कृषि भी अभी आरंभिक अवस्था में है और ये अभी कौन सा जीवन जीते हैं, कबलाइट जीवन जीते हैं। एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेटेड होते रहते हैं, लेकिन जब ये भारत में पहुँचते हैं तो यहीं के निवासी बन के रह जाते हैं। ठीक, तो इसलिए इनकी जो राजनीतिक संरचना होगी बहुत ज़्यादा जटिल नहीं होगी बल्कि सरल होगी। ठीक, तो इसकी जो सबसे छोटी इकाई है ना, इनकी जो सबसे छोटी इकाई होगी वो कुल होगा। इसका जो प्रमुख है उसे कुलप के नाम से जानेंगे। कुल मतलब परिवार। कुल से ऊपर क्या होगा, कुछ कुल या कुछ परिवार मिलकर किसका निर्माण करेंगे, ग्राम का निर्माण करेंगे। और जो ग्राम का जो प्रमुख होगा उसे किस नाम से जानेंगे, हम ग्राम्य के नाम से जानेंगे। उसी तरह से विष होंगे, तो विष का जो प्रमुख होगा वो कौन होगा, विषपति होगा। और विष से बड़ा क्या होगा, जन होगा। और जन का प्रमुख क्या होगा, राजन होगा। और राजन को इसीलिए क्या कहा गया है, जनस्य गोप भी कहा गया है। ठीक है,
और इसका जो वर्णन है 275 बार मिलेगा, किसे मिलेगा? ऋग्वेद में मिलेगा। इस आधार पर हम निष्कर्ष से पहुंचेंगे कि ऋग्वेदिक काल के आर्यों को जो सबसे बड़ी जो प्रशासनिक इकाई थी वो क्या थी? जन थी। और जब हम उत्तर दिक काल में पहुंचेंगे तो जन किस में कन्वर्ट हो जाता है? जनपद में। और जब 6th सेंचुरी बीसी में हम पहुंचते हैं तो उस समय जो जनपद है वो महाजनपद में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी आर्यों की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई क्या है? जन है, जिसका वर्णन ऋग्वेद में कितने बार हुआ है? 275 बार इसका वर्णन हुआ है। और इसका प्रमुख कौन होगा? राजन होगा। अब राजन को उसके कार्यों को करने के लिए, है ना, राजा क्या करेगा कि युद्ध के समय कबीले को लीडरशिप प्रोवाइड करेगा, है ना, कबीले का नेतृत्व करेगा। तो इसके बदले में जो कबीले के लोग होंगे उसे कर के रूप में कुछ चीज़ें देंगी, चाहे वो गाय हो सकती है या कुछ उत्पादित अनाज हो सकते हैं, उत्पादित फल फूल हो सकते हैं। तो उसे वो क्या करेगी? राजा को प्रदान करेगी उसकी सेवा के बदले में, है ना। तो उसे हम क्या नाम देंगे? उसे नाम दिया गया है ऋग्वेद में बलि नाम दिया गया है। और ये बलि कैसा है? अभी तक स्वैच्छिक है, ठीक है, स्वैच्छिक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका देने का मन होगा तो आप देंगे और देने का मन होगा नहीं होगा तो आप नहीं देंगे, ठीक है। मतलब कैसा होगा? अभी ये स्वैच्छिक होगा। क्या स्वैच्छिक होगा? बलि। और बलि क्या है? एक तरह का कर है जिसे राजा को उसके सेवा के बदले में जो कबीला के लोग होंगे वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब राजा को सहयोग और सहायता देने के लिए कुछ प्रमुख अधिकारियों का भी वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। तो उसमें से सबसे प्रमुख अधिकारी कौन है? पुरोहित, उसके बाद सेनानी और उसके बाद विष्पति। तो ये प्रमुख अधिकारी हैं किस जमाने के? ऋग्वेदिक आर्यों के जमाने के, ठीक है। अब राजा के चुनाव करने के लिए, उसकी शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए ऋग्वेद में 3 प्रकार की बॉडी का वर्णन किया गया है। एक तो सभा, दूसरा समिति और तीसरा विदत, ठीक है। तो जो सभा होगा तो इसके मेंबर कौन होंगे? जो उस कबीले के जो अभिजात्य वर्ग के अभिजात्य लोग होंगे और जो वृद्ध लोग होंगे या अनुभवी लोग जो होंगे वो सभा के मेंबर्स होंगे। और समिति के मेंबर्स क्या होंगे? जितने भी कबीला के लोग हैं वो सब के सब किसके मेंबर्स होंगे? समिति के मेंबर्स होंगे। विदत के कार्यों को लेकर थोड़ा सा डाउट है कि वास्तव में क्या काम करता था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि संभवतः जो विदत है वो सैन्य कार्य करता था। तो ये तीनों संस्थाएं मिलकर क्या करती थी? राजा की शक्ति पर अंकुश लगाता था। इसलिए कुछ इतिहासकारों ने यह माना है कि जो ऋग्वेदिक काल का जो राजनीतिक संरचना थी वो गणतंत्रात्मक थी, है ना। मतलब आम लोग मिलकर ही उसका क्या करते थे? आम लोग मिलकर ही उसे चाहते थे, है ना। तो इसीलिए एक शर्मा करके इतिहासकार हुए, उसने बोला कि जो ऋग्वेदिक काल की राजनीतिक संरचना थी वो गणतंत्रात्मक थी, गणतंत्र पर आधारित थी, ठीक। अब एक बहुत फेमस युद्ध हुआ ऋग्वेद के काल में, जिसे दशराग युद्ध या 10 राजाओं के युद्ध के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ पर हुआ था? ये रावी नदी के तट पर हुआ था। रावी नदी को परुष्णी नदी भी कहते हैं, ठीक। और इसका जो वर्णन है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इस युद्ध में क्या हुआ? इस युद्ध में 2 पक्ष थे। एक पक्ष में कौन थे? अपने भरत कबीला था। और एक पक्ष में आर्य और अनार्य मतलब दोनों लोग थे। और इन दोनों ने मिलकर किसके साथ युद्ध किया? भरत कबीले के साथ युद्ध किया। और भरत कबीले को लीड करने का काम कौन कर रहे थे? सुदास कर रहे थे। और इनके जो पुरोहित थे वो कौन थे? आपके वशिष्ठ थे। और जो 10 राजाओं के जो समूह थे जिसमें आर्य और नार्य दोनों शामिल थे, इसके जो पुरोहित थे वो कौन थे? विश्वामित्र थे। इसमें जो विजय है वो किसकी हुई? भरत कबीला की हुई। और इसीलिए हमारा देश का नाम क्या है? भारत है। तो भारत जो नाम है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? इसी भरत कबीले से ओरिजिनेट होता है। और भरत कबीले को लीड किसने किया? सुदास ने किया। इसके पुरोहित का नाम क्या है? वशिष्ठ है। और जो उसके अपोनेंट्स में जो विपक्षी जो ग्रुप थे उसके पुरोहित का नाम क्या था? विश्वामित्र। और इनकी क्या हो गई थी? पराजय हो गई थी। तो इतिहास में से हम किस नाम से जानते हैं? दशराग युद्ध या 10 राजाओं के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो ये हमने समझा राज्यों के भौगोलिक ज्ञान के बारे में और आर्यों की राजनीतिक, ऋग्वेदिक काल के आर्यों की राजनीतिक संरचना के बारे में। अगले वीडियो लेक्चर में हम आगे के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।